channel. Hope you're doing really well. So if you're new, make sure to subscribe to my channel below, hit the notification bell, follow me on Instagram. All of the links will be in the description box below, so make sure you do that. So for in today's video, I'll be covering a very important topic in while going to Canada. So it's basically the student visa process. I'm going to give you like an overview so that those who want to apply to Canada or colleges or universities, or who just want to know more about that country. So today I'll be doing that. Total there are like 7 steps before you apply for the visa, so make sure you watch till the end. Here's a disclaimer. I'll be only talking about the country which I am going to, which I have researched for, which is Canada, and not other countries like Australia, USA, or for that sake London also ये वीडियो हिंदी में होने वाला है. कंप्लेन करते हैं मैं हिंदी में बिल्कुल नहीं बोलती. I do talk in Hindi but most of the videos are in English. So मैं ये वाली जो सीरीज है कैनेडा वाली मैं हिंदी में ही बनाऊंगी so that most of the people can relate और समझ सकते हैं. So we should get started with this video. अभी आपने डिसाइड कर ही लिया है कि आपको कनाडा जाना है फॉर योर फर्दर स्टडीज अब्रॉड. वीज़ा एप्लीकेशन में जो वेरी फर्स्ट स्टेप है वो है आपको एक प्रोफिशिएंसी एग्जाम देनी है. प्रोफिशिएंसी एग्जाम वो इंग्लिश की होती है, फ्रेंच की भी होती है, पर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एंड ऑल इंग्लिश ही वो लोग बोलते हैं देने के लिए. सो इंग्लिश में एक एग्ज़ाम होती है आइल्स करके, वो इंटरमीडिएट इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम बोलते हैं. बेसिकली वो लोग जस्ट आपका इंग्लिश टेस्ट करते हैं कि आप एलिजिबल हो या ना हो उनके स्टडीज़ के लिए उधर जाके. सो आपको पर्टिकुलरली उनके वेबसाइट्स पे जानी होगी कि आपके कोर्स और कॉलेज का क्या रिक्वायरमेंट है. 12 करके भी एग्ज़ाम है, वो भी एक प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है. वो रिक्वायरमेंट हो तो वो दे दो. अगर आइल्स उनकी रिक्वायरमेंट है तो आइल्स दे दो. मेरे कॉलेज और कोर्स के लिए आइल्स बहुत ही ज़रूरी थी देने के लिए टू गेट इनटू दैट कॉलेज. सो मैंने आइल्स दी थी. अभी आइल्स 2 टाइप की होती है, एक तो कंप्यूटर बेस्ड होता है और दूसरा पेपर बेस्ड होता है. तो वो हम पे डिपेंड करता है कि किस में देने के लिए हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबल है. मैंने पेपर बेस्ड एग्जाम दी थी बिकॉज आई हैव अ गुड स्पीड ऑफ राइटिंग, और कंप्यूटर में उतना मेरा स्पीड नहीं है, तो मैंने पेपर बेस्ड एग्जाम दी थी. और जो आइल्स की क्राइटेरिया इज नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल. सो आपका 6 से ऊपर आना चाहिए. एक भी मॉड्यूल में 6 से कम आया तो आपको पूरी एग्जाम रीअपियर करनी पड़ेगी. सो ये था फर्स्ट स्टेप इज टू गिव योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम. सो जो नेक्स्ट स्टेप है वीज़ा प्रोसेस में वो है हमको अपना कोर्स और कॉलेज चूज करना है. मुझे लगता है कि सेकेंड स्टेप बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है बिकॉज आप इतने लैक्स ऑफ रुपीज़ उधर पे कर रहे हो उनकी कॉलेज में और कोर्स के लिए. आपको वो कोर्स चूज़ नहीं करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप अभी 11th-12th पास किए हुए हो तो आपने कोई तो फील्ड में 11th-12th पास किया होगा ना, लाइक कॉमर्स में या आर्ट्स में, फॉर एग्जाम्पल साइंस ऑल्सो. सो अगर आपको बिजनेस के पाथ में आगे जाना है तो आप बिजनेस चूज कर सकते हो. बिजनेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं उधर कोर्सेज के लिए, लाइक बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस मार्केटिंग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कोप्स भी होते हैं उधर. सो आप वो चूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इसमें ऐसा बहुत बार हो चुका है कि आपके फ्रेंड ने ये कोर्स और कॉलेज चूज किया है तो आप भी करोगे. ये मत करना बिकॉज उधर जाके फिर पढ़ने के बाद आपको ये ना लगे कि शिट ये तो मेरा कोर्स नहीं है, ये तो मुझे नहीं पसंद है. आप इधर से ही रिसर्च करो, जितना हो सके रिसर्च करो. मेरी नेक्स्ट वीडियो इस पे होने वाली है कि कौन सी वेबसाइट्स पे आप कोर्स कॉलेजेस वगैरह ढूंढ सकते हो अपने लिए, लाइक लिस्ट डाउन शॉर्ट लिस्ट कर सकते हो वो सारी कॉलेजेस. सो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा. मैं वो वीडियो डेफिनेटली इसके या दूसरे वीडियो के बाद डेफिनेटली वो डालूंगी, तो वो देखना ज़रूर. मैंने एटलीस्ट 2 महीने रिसर्च किया था मुझे कौन सा कॉलेज जाना है, कौन सा कोर्स करना है. नाउ जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज उसके बिना ना आपको ऑफर लेटर आएगा ना आप वीज़ा एप्लीकेशन में आगे बढ़ पाओगे. तो वो है टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटीज़ एंड टू कॉलेजेस. सो बेसिकली आपको अगर अप्लाई करना है कोई कॉलेज में, कनाडा में 3 इंटेक्स होते हैं. वो होता है जैन इंटेक, मई इंटेक और सितंबर इंटेक. नाउ अभी आपने कोर्स वगैरह कौन सी कॉलेज में जाना है वो सब डिसाइड हो गया है. सो अभी आपको अप्लाई करना है. मेरा इधर एक छोटा सा सजेशन है कि इफ़ यू हैव हायर्ड एन एजेंट और अगर कोई काउंसलर है तो उनको आप बोल सकते हो आपके लिए एप्लीकेशन
करने के लिए। सो मेरे लिए मेरे काउंसलर ने मेरे लिए अप्लाई किया था। जस्ट वी हैव टू गिव देम जो कॉलेज की जो पोर्टल है उस पर वी जस्ट हैव टू पे द एप्लीकेशन फी। आई वुड सजेस्ट कि काउंसलर रखो, स्टार्टिंग से आइल्स से लेके आपको वीज़ा के लिए हेल्प कर सकते हैं। सो नाउ एप्लीकेशन फ़ीस की बात की तो डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का मुझे कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज मैंने यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं किया था। मैंने सिर्फ कॉलेजेस में अराउंड 4 to 5 कॉलेजेस में एप्लीकेशन की थी। श्योर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो वो करेक्ट है। उनकी जो रिक्वायरमेंट कि हमको 12th की मार्कशीट चाहिए तो 12th की मार्कशीट भी देना, डबल चेक कर लेना एक बार कि सारे डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर है, बराबर है। मूविंग फॉरवर्ड टू स्टेप 4, अभी आपने अप्लाई कर दिया है, नाउ आपको जस्ट वेट करना है कि कभी आपको ऑफर लेटर मिलेगा आपके कोर्स के लिए। नाउ जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ऑफर लेटर देने का वो इट वेरीज फ्रॉम कॉलेजेस टू कॉलेजेस। फॉर एग्जांपल मैंने जब फैनशो में अप्लाई किया था, फैनशो में मुझे 1 वीक में ऑफर लेटर आ गया था जो मैंने कोर्स चूज किया था, और वेरेज हम्बर कॉलेज को अराउंड 2.5-3 मंथ्स लगे थे मुझे ऑफर लेटर देने में। सो ये वेरी करता रहता है, तो इट्स गुड कि आप पहले ही एप्लीकेशन करो। बेसिकली काउंसलर्स को पता होता है कि कभी एप्लीकेशंस ओपन हो रहे फॉर दैट पर्टिकुलर इनटेक, तो आप तभी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट चेक विद योर काउंसलर योर एंड देयर। आप पूछते रहो कि ये कॉलेज का चालू हुआ कि नहीं हुआ, जैसे ही चालू हुआ अप्लाई कर दो। सो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उधर पहुंच जाएंगे और आपका जो लिस्ट है वो उधर पहुंच जाएगा। जब आपको ऑफर लेटर आएगा उस ऑफर लेटर में सारे फीस स्ट्रक्चर, कभी आपका कोर्स चालू हो रहा है, पार्ट टाइम कोर्स है, फिर आपका कोऑप का लेटर है, उसमें सारा कुछ वो ऑफर लेटर में आ जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज आपको फीस पे करनी है। फीस पे करने में बेसिकली कॉलेजेस एक पर्टिकुलर डेडलाइन देती है। ऑफर लेटर में लिखा होगा कि कभी आपको पेमेंट करना है, कितने दिन के अंदर पेमेंट करना है। आपको रिसीट मिलेगा, वो ध्यान से रखना अपने पास, क्योंकि वो वीज़ा प्रोसेस के टाइम अपलोड करना होगा एज अ डॉक्यूमेंट। सो वो ध्यान से संभाल के रखना अपने पास, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। नाउ मूविंग ऑन टू दी स्टेप 5, आपको एक GIC अकाउंट ओपन करना है उधर कनाडा की बैंक में। बहुत सारी ब्रांचेस होती है, फॉर एग्जांपल ICICI बैंक होती है, SBI होती है, CIBC, स्कॉशिया बैंक। सो ऐसे टाइप की बैंक्स होती है। आप काउंसलर से पूछ सकते हो कौन सी बेस्ट है बैंक, तो उधर आप अपना GIC अकाउंट ओपन कर सकते हो। GIC इज बेसिकली अ गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। वो एक आपको सर्टिफिकेट मिलता है उधर के बैंक से कि आपने इतने अमाउंट पे किया है, तो ये उसका सर्टिफिकेट है। सो जो अमाउंट है वो है कैनेडियन डॉलर्स 10,000। सो इतने आपको उनकी बैंक में आपको इधर से ट्रांसफ़र करना है। तो आप वो आपके ही पैसे हैं बेसिकली। वो आप जब भी जाओगे उधर फर्स्ट मंथ आप लैंड करोगे तभी आपको 2,000 कैनेडियन डॉलर्स मिलेंगे उधर जाते ही तुरंत, जब भी आप अपना अकाउंट उधर पर्सनली एक्टिवेट करने जाओगे। और फिर द नेक्स्ट आपको वो इंस्टॉलमेंट्स में आपको आपके अकाउंट में मिलता जाएगा। सो ये सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, संभाल के रखना, क्योंकि वो वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के साथ अपलोड करना पड़ता है। सो ये है गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये हुआ हमारा स्टेप 5। ना मूविंग ऑन टू द स्टेप 6। तो अभी आपका GIC अकाउंट भी ओपन हो गया है। नाउ द स्टेप 6 है वो है मेडिकल एग्जामिनेशन। नाउ अगेन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिकल एग्जाम ज़रूरी है वीज़ा के लिए। सो मेडिकल एग्जामिनेशन मैंने करवाया था नवंबर 2021 में। वो अराउंड 2 to 3 आवर्स का प्रोसेस होता है। मैंने जो फीस पे की थी वो अराउंड 4,410 रुपीज़ फीस पे की थी। ना वो डिफ़र होगी, आप अपने काउंसलर से अगेन बात करो, वो आपको क्लिनिक्स के नाम देंगे। वो क्लिनिक पर्टिकुलरली वीज़ा के लिए ही होते हैं। आपका जो रिज़ल्ट आता है वो आपको नहीं मिलेगा मेडिकल का, वो डायरेक्टली IRCC के पास उधर पहुंच जाएगा। सो आप वो मेडिकल टेस्ट करवाओ, क्लिनिक में फ़ोन करो और अपना अपॉइंटमेंट बुक करो। जो डॉक्यूमेंट्स वो लोग बोलते हैं वो लेके जाना। पासपोर्ट तो उसमें होगा ही, प्लस जो अपॉइंटमेंट लेटर है वगैरह जो भी बोल रहे हैं वो लेके जाना। याद, मेडिकल के बाद आपको वो लोग एक रिसीट देंगे कि इतने का पेमेंट आपने किया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो भी ध्यान से रखना। तो इसमें स्टेप 7 होता है बायोमेट्रिक। बेसिकली वो आपका फिंगरप्रिंट्स का स्कैन लेते हैं, उसका 10 ईयर्स का वैलिडिटी होता है। और बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट बुक कर लेना जल्दी, बिकॉज बहुत ज़्यादा फुल आती है उसकी अपॉइंटमेंट। मैंने जब बुक करवाई थी
अब मुझे हार्डली कोई सीट्स मिली थी बिकॉज मोस्टली बायोमेट्रिक की सीट्स फुल ही होती है। सो अब जितना जल्दी हो सकता है बायोमेट्रिक कंप्लीट कर लो अपना। सो फाइनली इसमें स्टेप नंबर 8 जो है वो है आपका वीज़ा फाइल करना। सो मेरा इधर एक सजेशन है, आप अपने एजेंट या काउंसलर को बोल सकते हो आपके लिए वीज़ा फाइल करने के लिए। मैंने बेसिकली काउंसलर को बोला था, मुझे खुद नहीं करना था बिकॉज रिस्क नहीं लेना था कि अगर कुछ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में या कुछ टाइपिंग एरर या कुछ भी हो गया तो फिर प्रॉब्लम आ सकती थी। सो मैंने अपने काउंसलर को बोला था कि आप मेरे लिए वीज़ा फाइल कर दो। ऑफकोर्स डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे वो लोग, कौन से हम लोग को देने, वो सारे काउंसलर को देने हैं, और जो पर्टिकुलर जो फीस अमाउंट होता है वो पे करनी होती है। सो इसके बाद आपका वीज़ा फाइल हो जाएगा एंड उसके बाद आपको वेट करना है जब भी आपको PPR रिक्वेस्ट आएगा। सो ये था वीज़ा प्रोसेस, टोटल 8 स्टेप्स थे इसके। सो यस, दिस वॉज इट फॉर द वीडियो, होप यू गाइज लाइक इट। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ये वीडियो को शेयर करना। फॉर दिस वीडियो यू गाइज, इफ यू लाइक दैट मेक श्योर सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। ये मेरा छोटा सा एक स्टेप है आप लोगों को हेल्प करने के लिए। जितना मुझे पता है मैंने ये वीडियो में बताया है। अगर कमेंट्स में किसी और को किसी बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा है तो आप वो कमेंट्स में ज़रूर लिख सकते हो। सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।